Hello everyone and welcome back to Narag Educational Academy. First chapter of our chemistry textbook. फर्स्ट चैप्टर है ये, फर्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें जानना है। केमिकल इक्वेशन को थोड़ा भी साइड में रखेंगे। पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसका बेसिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको पढ़ना है आज हमें। फिर हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। मैं दो तीन इस पूरे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में बांटूंगा, डिवाइड करूंगा, ताकि आपको जो पूरा कंसेप्ट है वो धीरे धीरे आप शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप समझ पाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। देखो, केमिकल रिएक्शन का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, हमको बैलेंस कैसे करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो भी पढ़ना है। ट्रिक्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वो भी पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो भी पढ़ना है। पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पे है, लेकिन बेस क्या है इस चैप्टर का, वो है केमिकल रिएक्शन। तो इस वीडियो में उसको जानेंगे, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का बेसिक क्या है, उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। आइए जानते हैं। इस पूरे लेक्चर को आराम से देखिएगा। केमिस्ट्री में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी आप ये वीडियो देखेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से याद हो जाएंगी कि अच्छा केमिकल रिएक्शन ये है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं, अच्छा मुझे ये सब याद हो गया। लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे, उसे लिखेंगे, उसको हर हफ्ते में रिवाइज करेंगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन में उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, जितनी थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चंस में भी बिलीव मी, बोर्ड के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन के साथ। केमिकल रिएक्शन बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेसिक टॉपिक, केमिस्ट्री का बहुत बेस है ये, एंड इसको समझना बहुत ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शन, मान लो ये वाइट बोर्ड है, मैंने इसमें वाटर ऐड करा। क्या है ये? वाइट बोर्ड है, मैंने इसमें वाटर ऐड करा और मुझे कोई नया सब्सटेंस मिला। आई एडेड वाटर इन दिस वाइट बोर्ड एंड अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। देखो, जब भी कोई चीज़ के साथ आप हरकत करोगे, या जब भी आप किसी चीज़ में कोई नई चीज़ मिलाओगे, एंड अगर आपको कोई और चीज़ मिलेगी, कोई नई चीज़ मिलेगी, प्रोडक्ट साइड में आपको कोई नया सब्सटेंस मिलेगा, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस। समझो, किसी भी चीज़ के साथ अगर आप कुछ हरकत करोगे, कोई भी चीज़ में कुछ भी मिलाओगे, एंड आपको कोई नई चीज़ मिलेगी जिसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब्सटेंस, वो नया सब्सटेंस मिल गया। अब अगर मैं पेपर और पेन को मिला दूँ, जो हो नहीं सकता, एंड अगर मैं कुछ कोई नए सब्सटेंस मिल जाएगा जिसका नाम है पेपर पेन, कोई नई चीज़ मिल गई हमें, इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। अब देखो, केमिस्ट्री किसके अराउंड है? मैटर के अराउंड। मैटर, एलिमेंट्स, एटम्स सब जानते हो आप। तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एटम क्या होता है सबको पता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं सबको पता है। तो मैं अगर यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिखूँ जो आपको सबको पता है, मैंने लिखा मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 ऑक्सीजन। जब मैंने इन दोनों को मिक्स करा, एक एक्सपेरिमेंट लैब में मैं बैठा हूँ, मैंने Mg लिया, O2 लिया, उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मुझे क्या मिला? MgO। इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मुकाबले इसकी प्रॉपर्टी अलग है। यानी हमने जब भी किसी दो चीज़ों को ऐड करा, हरकत करी उनके साथ, तो हमें कोई नई चीज़ मिली जिसकी प्रॉपर्टी भी नहीं है। इसका मतलब क्या टुक प्लेस? केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस हेयर। केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, एक तरीका ऐसे लिखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब हमने ऐड करा तो मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। एक तरीका है, ऐसे लिखो। इसको हम कहते हैं वर्ल्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? वर्ल्ड इक्वेशन। एंड एक तरीका ये है। तो केमिकल रिएक्शन है, हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट या तो ऐसे कर लो कि इनका लिख दो कि मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, या तो इनको ऐसे लिखो, मैग्नीशियम का सिंबल लिखो, ऑक्सीजन का सिंबल लिखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल लिखो, एंड सिंबल्स एंड फॉर्मूले के फॉर्म में पूरी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दो। इस चीज को हम कहते हैं, ये है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, यहां से केमिकल इक्वेशन भी आपको पता चल गया कि क्या है केमिकल इक्वेशन। क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप सिंबल्स, फॉर्मूले के तौर पे आप अगर रिप्रेजेंट करोगे उस केमिकल रिएक्शन को, तो क्या कहलाएगी? केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। फिलहाल हमें इसकी बात अभी नहीं करनी
केमिकल रिएक्शन को और आगे लेके जाना है। केमिकल रिएक्शन यहाँ ख़त्म नहीं होता, बहुत सारे और टॉपिक्स हैं। अभी फ़िलहाल एक और टॉपिक मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे। मान लीजिए यही रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो जो लेफ्ट एरो है, ये लेफ्ट हैंड साइड के जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। आप सबको पता है रिएक्टेंट्स मतलब इन दो चीज़ों के साथ हमने हरकत करी है, ये रिएक्टेंट्स हैं, जो बेस है आपका। एंड इस जो एरो के राइट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करा एंड हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करा, हमें मिला प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट कहने से नया प्रोडक्ट मिला, रिएक्टेंट्स से रिएक्टेंट को रिएक्ट करा, नया प्रोडक्ट मिला, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट होते हैं, एंड एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स जो न्यू सब्सटेंस रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। समझ में आया बेसिक केमिकल रिएक्शन? आप सबको ये बेसिक पता था, लेकिन बेस से शुरू करना ज़रूरी है, तभी आप एडवांस लेवल तक जा पाएंगे। तो अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है काफ़ी बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। काफ़ी बच्चों को लगता है बहुत ईजी सा, एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन थ्योरी इस चीज़ की समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, समझिए जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो हमने उसमें क्या ऑब्जर्व करा, क्या ऐसा हुआ कि हमने पहचान लिया कि ये केमिकल रिएक्शन है। वो हम यहाँ पढ़ने वाले, एक एक करके 5 है, ये आपको पता है, आपने पढ़ रखा होगा अभी तक। 5 होती हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन 5 को पहले हम लिख लेंगे, जो आपके नोट्स में जैसे चले जाना चाहिए। कभी कभी आ जाता है बोर्ड में 1-2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दो जो मैं लिखवाने वाला हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम सबको एक एक ऑब्जर्वेशन, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को उठा के डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि समझ में आए कि ये एक्चुअली में है क्या। समझना बहुत ज़रूरी है, उसी से क्वेश्चन बनेंगे। पहला, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस लिखते जाइए, अभी हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। जिनको नहीं पता कि क्या लिख रहा हूँ, चिंता मत करिए, अभी एक एक को डिटेल में समझेंगे। पहले लिख लेते हैं सारी, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। दूसरी अगर हम देखें, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, काफ़ी लोगों को यहाँ दिक्कत होगी कि प्रेसिपिटेट क्या चीज़ है, तो अभी हम समझेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसे भी समझेंगे कि प्रेसिपिटेट क्या चीज़ होती है। अभी खाली बढ़ते हैं अपने तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि चेंज इन कलर, यानी जब भी ये केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है कि चेंज इन कलर हो, यानी रिएक्टेंट्स का कलर कुछ और हो एंड प्रोडक्ट्स का कलर हमें कुछ और ही मिले। चौथी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चौथी जो है हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। पांचवी एंड लास्ट, फिफ्थ जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, उस फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक का नाम है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। These all are the 5 characteristics of chemical reaction। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन है, मतलब जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी, हो सकता है उस केमिकल रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है चेंज इन कलर हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है चेंज इन स्टेट। ये है ऑब्जर्वेशन, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन ने टुक प्लेस, एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ये हमें पता चलेगा। काफ़ी बच्चों को अभी इसमें डाउट होगा, लेकिन अब पढ़ते हैं हम एक एक को डिटेल में, एक एक एग्जांपल लेंगे, एक एक केमिकल रिएक्शन लेंगे, उससे हम एक एक को डिफाइन करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब चलते हैं कि एक एक क्या है ये सब, एक एक करके सब पढ़ेंगे, फिर एक
प्यारा सा क्वेश्चन, उसके बाद इस लेक्चर को रैप अप करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि छोटी छोटी वीडियो बने 20-20 मिनट्स की, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं, उसके बाद 2-4 प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, उसके बाद फिर से दूसरा टॉपिक विद इन हर डे में जितनी, अब आप देखो 20-20 मिनट की वीडियो अगर आप 2 या 3 वीडियो एक साथ देख सकते हो तो आपका पूरा चैप्टर ऐसे धीरे धीरे हर वीडियो में कंप्लीट होता जाएगा। तो अभी पढ़ते हैं फिलहाल एवोल्यूशन ऑफ गैस, जो है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला, फर्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस मतलब एक केमिकल रिएक्शन हुई, हमने देखा एक गैस प्रोड्यूस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। Zn है, Zn जानते हो, जिंक। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जानते हो, H2SO4। H2SO4 जब हमने इन दोनों को मिक्स करा, एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हमने H2SO4 लिया, क्या लिया, H2SO4, इसमें हमने डाले Zn, जिंक के मेटल इसमें डाल दिए। एक बीकर में H2SO4 लिया, उसके अंदर जिंक के मेटल डाल दिए, कुछ खुरापात, कुछ हरकत करी इन दोनों के साथ। तो हमने क्या देखा वो आइए लिखते हैं। हमने देखा कि जब Zn और H2SO4 को मिलाया तो हमें मिला ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2, यानी हमने देखा H2 गैस रिलीज हो गई। क्या रिलीज हो गई, H2 गैस, H2 हाइड्रोजन गैस, H2 जानते हैं, हाइड्रोजन गैस। यानी अगर हमें प्रोडक्ट साइड में अगर कोई भी गैस देखने को मिले तो ये किसका केस हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का। प्रोडक्ट साइड में अगर आपको कोई भी गैस मिलती है, जैसे इसमें प्रोडक्ट साइड में H2 गैस थी, तो आप देखोगे H2 गैस इवॉल्व हुई है, रिएक्शन में H2 गैस इवॉल्व हुई है, प्रोडक्ट के साइड में H2 गैस मिली है, यानी इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हुआ। यानी ये एक केमिकल रिएक्शन है। एंड इस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिला कि एक गैस यानी H2 हाइड्रोजन गैस इस केमिकल रिएक्शन में इवॉल्व हुई है। समझ में आया डिटेल में। ऑब्जर्वेशन यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। डीप में जा रहे हैं हम, केमिकल रिएक्शन के बेस को खत्म कर चुके हैं, एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। हर एक केमिकल रिएक्शन की मदद से सारे ऑब्जर्वेशन को डीपली समझ रहे हैं आप। बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। सेकंड जो हमारा है फैक्टर, ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी कह लीजिए आप, जो सेकंड है, एंड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, नोट्स बनाते रहिएगा। जो सेकंड है हमारे पास, वो कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी हो सकता है प्रेसिपिटेट बने, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। एक केमिकल रिएक्शन हुई, हो सकता है एक प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट क्या है भाई, प्रेसिपिटेट होता है एक सॉलिड, सिंपल। अगर आपको प्रोडक्ट साइड में कोई भी सॉलिड, देखो हमने पिछले पढ़ा था, अगर प्रोडक्ट साइड में हमें कोई भी गैस देखने को मिले तो किसका केस हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का। अगर हमें प्रोडक्ट साइड में कोई भी सॉलिड देखने को मिल जाए, मतलब प्रोडक्ट में कोई भी सॉलिड टाइप की चीज बन रही है, वो किसका केस हो जाएगा, उस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, यानी वो किसका केस हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमसे कहता है कि एक बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, नाम काफ़ी हेक्टिक से हैं, लेकिन जर्नी में जब आप चलेंगे, केमिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा कि बैरियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसका सिंबल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, सब समझ में आ जाएगा। अभी आपको फॉर्मूले पे नहीं समझना है, अभी आपको एक केस का एग्जाम्पल देखना है जिसमें ये चीज़ अप्लाई हो रही हो। देखो, एक जब हम बैरियम हाइड्रोक्साइड कोई भी एक एलिमेंट है जिसका फॉर्मूला होता है BaOH का होल ट्वाइस, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। इसमें जब हम अमोनियम क्लोराइड मिलाएं यानी NH4Cl मिलाएं, दो एलिमेंट लिए, कुछ हरकत करी है इनके साथ, कुछ हरकत करी तो कोई चीज़ मिलेगी यहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में कुछ ना कुछ मिलेगा। मिला क्या, हमने देखा हमें BaCl2 मिला, BaCl2, इसको कहते हैं बैरियम क्लोराइड, प्लस एक और चीज़ मिली, एक और चीज़ का नाम था NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला।
एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये BaCl2 ना सॉलिड के फॉर्म में मिला। किसके फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। यानी ये एक सॉलिड है। प्रोडक्ट के साइड, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, पता है, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट के साइड में ये सॉलिड मिला, प्रोडक्ट के साइड में सॉलिड मिला, यानी प्रेसिपिटेट है ये, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ, यानी ये केमिकल रिएक्शन है। एंड क्या ऑब्जर्व देखने को मिला हमें? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व करा। हमें समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट में लिख देना, समझाऊंगा जरूर। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाते रहूँगा। वैसे ये सब याद करने वाली चीज़ें होती हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सब याद करने की चीज़ है, लेकिन समझना भी बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक और चीज़ की जो सबसे इजी लगती है, सबसे इजी आप लोगों को लगेगी, चेंज इन कलर। एक ऐसा ऑब्जर्वेशन, देखो ये तो नाम से ही पता चला, चेंज इन कलर। थर्ड है ये, थर्ड ऑब्जर्वेशन, चेंज इन कलर। मतलब रिएक्टेंट्स का कलर कुछ और होगा, जब केमिकल रिएक्शन हुई तब प्रोडक्ट का कलर हमें कोई और मिल गया। मान लो ब्लू कलर था रिएक्टेंट का, केमिकल रिएक्शन के बाद येलो हो गया, उन्हीं का प्रोडक्ट के साइड में हमें येलो कलर देखने को मिल गया। चेंज इन कलर हुआ, रिएक्टेंट्स क्या हुई, केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल कहता है, एक बीकर वाला फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। बीकर से मैंने देखा है आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में शायद आएगा। एक बीकर लिया हमने, बीकर मतलब कोई एक टब ले लिया मान लो, उसमें हमने क्या मिला है, उसमें हमने यहाँ पर डाल दिया, आप उस टब में डाल दिया CuSO4। CuSO4 काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी को नहीं पता होगा। CuSO4 को हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट हमने लिया। चलो CuSO4 लिया, इस कॉपर सल्फेट में हमने आयरन डाल दिया। क्या डाल दिया? आयरन। Fe होता है सिंबल आयरन का, प्लस आयरन प्लस Fe, हरकत करी दो एलिमेंट के साथ, क्या मिलेगा आइए देखते हैं क्या मिलेगा। हमने देखा जब ये CuSO4 में हमने आयरन डाला ना, तो ये CuSO4 बदल के FeSO4 हो गया, FeSO4 हो गया। इस सोल्यूशन CuSO4 से बदल के FeSO4 हो गया, यानी में FeSO4 मिला। और कॉपर अलग हो गया और कॉपर मेटल मिला। इसके अंदर हमने देखा FeSO4 के बाद कुछ कॉपर के मेटल्स थे। क्या पता चला भाई? रिएक्शन से पहले हमने देखा CuSO4 का कलर ब्लू था, CuSO4 का कलर ब्लू था, ब्लू कलर। रिएक्शन के बाद पता चला जब FeSO4 बना तब उसका कलर हमें लाइट ग्रीन मिला, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर मिला। बात समझिए, चेंज इन कलर हुआ यहाँ पे, चेंज इन कलर। पहले रिएक्टेंट का कलर ब्लू था, जब रिएक्शन हुई तब वो कलर बन के लाइट ग्रीन हो गया, यानी चेंज इन कलर का केस है, रिएक्शन हुई है यहाँ पे। एंड रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या है? चेंज इन कलर। हमें पता चल गया कि ये वाला केस था, चेंज इन कलर हुआ है, रिएक्शन हुई है। ये वाला भी आई होप आपको जो केस है, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है चेंज इन कलर वाली, वो भी समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं चौथी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर। बच्चे यहीं फंसते हैं और यहीं से बोर्ड में सबसे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। चेंज इन टेम्परेचर जो है फोर्थ हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझनी है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ा इसको डीप में ले जाना है, क्योंकि और भी काफ़ी सारे टर्म, 2-3 टर्म्स इवॉल्व होंगे यहाँ पे जो आपको सीखना ज़रूरी है। नोट्स बनाते रहिएगा, सब इजीली सॉल्व होता जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और सीखते हैं चेंज इन टेम्परेचर क्या है। नाम तो वही है जैसे चेंज इन कलर, वैसे चेंज इन टेम्परेचर, यानी पहले टेम्परेचर कुछ और होगा रिएक्टेंट्स का, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स का चेंज, प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर कुछ चेंज हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट्स ठंडे थे तो कोल्ड थे, तो रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स हैं गर्म हो जाएंगे, यानी हॉट हो जाएंगे, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। भाई रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के साथ ही तो खेलना है, रिएक्शन पूरी उसी के ऊपर तो है। आइए सीखते हैं। वही से बीकर वाला एग्जांपल लेंगे,
जिससे मैंने देखा कि लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो बीकर वाला एग्जाम्पल लेंगे। बीकर वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लेना है। बीकर लिया यानी टब लिया, टब थोड़ा अटपटा बन गया, फिर से बनाते हैं। बीकर लेना है यहाँ पे, बीकर, ठीक है। ये एक बीकर है, इसमें मैंने डाल रखा है, इसमें मैंने डाल रखा वाटर, H2O, वाटर सबको पता है, ठीक है। इस वाटर के अंदर मैंने डाला क्विक लाइम। कुछ लोगों को पता होगा क्विक लाइम क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता। कैल्शियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है क्विक लाइम, जिसे हम लिखते हैं CaO, यानी CaO के और वाटर को हमने मिक्स करा, आपस में कुछ हरकत करी इन दोनों के साथ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट का नाम है लाइम वाटर मिलेगा यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता होगा, लाइम वाटर कहते हैं इसे क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ये सारी चीज़ें सीखते जाइए, आपको बाद में काम आएगी। वैसे आप अपनी जर्नी में सब, आप काफ़ी लोगों को पता होगा, दिसंबर का सीज़न चल रहा है, ये सब तो पढ़ ही लिया होगा। CaOH ट्वाइस, इसको कहते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर। हमने देखा जब रिएक्शन के पहले मैंने इस बीकर को छुआ तो बीकर नॉर्मल टेम्परेचर का था, कोल्ड सा था, इसका टेम्परेचर बहुत हल्का था, ठंडा ठंडा सा था जब मैंने इस बीकर को छुआ। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्विक लाइम डाला, CaO डाला, तो इसका टेम्परेचर अचानक से चेंज हो गया। उसके बाद मेरे इस बीकर को छुआ, बहुत गर्म हो गया, यानी हीट प्रोड्यूस हुई इस रिएक्शन के साथ। क्या प्रोड्यूस हुई? हीट। पहले रिएक्शन से पहले बीकर नॉर्मल टेम्परेचर का था, लेकिन जैसे रिएक्शन हुई तो हीट प्रोड्यूस हो गई, इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो जो बीकर का टेम्परेचर था वो गर्म हो गया, यानी यहाँ चेंज इन टेम्परेचर का केस है। हीट प्रोड्यूस हुई, हीट रिलीज हुई, उसकी वजह से बीकर का टेम्परेचर बढ़ गया। ऐसी रिएक्शन, एक यहाँ पर टर्म आने वाला, उस टर्म आप जानते ही होंगे और आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी रिएक्शन, दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड और हीट इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये एक रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये बात तो आप मानते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, पहले ठंडा था फिर गर्म हो गया, रिएक्टेंट्स थे नॉर्मल टेम्परेचर के, प्रोडक्ट्स थे हॉट, टेम्परेचर बढ़ गया उनका, टेम्परेचर इंक्रीज इन द केस ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसी चीज़ों को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बढ़ते हैं आगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उल्टा भी होता है। देखो उल्टा तो आप नॉर्मल कॉमन सेंस लगाइए, हो सकता है रिएक्टेंट्स पहले ठंडे थे फिर वो प्रोडक्ट्स गर्म हो गए। ये भी तो हो सकता है कि पहले रिएक्टेंट्स गर्म थे, रिएक्शन के बाद ठंडे हो गए। उल्टा भी तो हो सकता है ना। तो उल्टे केस में क्या होता है, आइए देखते हैं उल्टे केस में क्या होगा। बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है। फिर से AgCl करके एक एलिमेंट होता है, इसे हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे? सिल्वर क्लोराइड। काफ़ी लोगों को पता होगा। इसमें मैंने हीट दे दी, मतलब सिल्वर क्लोराइड को मैंने गर्म कर दिया, सिल्वर क्लोराइड को मैंने हीट दे दी। तो सिल्वर क्लोराइड को मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, सिल्वर क्लोराइड को मैं बर्न कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। तो मैंने देखा जब मैंने इसको हीट दी तो ये टुकड़ों में बढ़ गया। जब मैंने इसको हीट दी तो Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया, यानी Ag अलग हो गया प्लस Cl2 गैस बच गई। यानी इसमें हम रिएक्टेंट्स को हीट दे रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट के साइड में हीट रिलीज नहीं हो रही, इसमें रिएक्टेंट हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। हम रिएक्टेंट साइड में हीट है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हीट नहीं है, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी अब्जॉर्बेशन ऑफ हीट हुई है। यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं रिएक्टेंट्स हीट को। समझ आ रही है बातें? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट साइड में हमें हीट नहीं मिला है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हीट मिला है। ये रिएक्टेंट्स हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। in those reaction in which heat is absorbed by the reactants, in those reactions in which reactants are given the heat, those reactions are called endothermic reaction। उन reactions का नाम क्या है? endothermic reactions। सिंपल, दो टाइप के रिएक्शन हमें अभी पता चल गए इस लेक्चर से।
पहला रिएक्शन एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। जिसमें हीट प्रोडक्ट साइड में रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिएक्टेंट साइड में हम रिएक्टेंट्स को हीट दे रहे हैं वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आई, दोनों एग्जांपल समझ में आया। तो चेंज इन टेम्परेचर, आई होप ये प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक भी डिटेल में आपको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं आखिरी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। वो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है उसे आइए समझते हैं साथ में। बहुत इजी सी भी है वो एंड बहुत कॉमन सी भी है वो। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब केमिकल रिएक्शन और क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो और क्या क्या देख सकते हैं हम। देख हमने एक केमिकल रिएक्शन हुई तो क्या पता हीट प्रोड्यूस हो गई, हीट ना प्रोड्यूस हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो, चेंज इन कलर हो, बहुत ऑब्जर्वेशन देख लिया हमने। एक आखिरी ऑब्जर्वेशन और बची है जिसे हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, आइए समझते हैं ये क्या है। कैंडल देखिए आप लोगों ने, कैंडल, कैंडल में वैक्स होता है, अगर आप लोगों को पता हो, काफ़ी लोगों को पता हो, कैंडल में वैक्स होता है। तो जब हम कैंडल जलाते हैं ना तो वैक्स बर्न होने लगता है, बर्न होके वो गिरने लगता है। आपने देखा होगा कैंडल में वैक्स गिरता है जब आप कैंडल को जलाते हैं, तो वो वैक्स होता है सॉलिड में। आइए पहले रिएक्शन लिखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। वैक्स लिया मैंने, वैक्स कहाँ होता है, कैंडल में। वैक्स लिया, वैक्स होता है कैंडल में। इस कैंडल को जलाया यानी वैक्स को हमने बर्न करा है। यहाँ पे हीट दी है हमने, यहाँ पे प्लस हीट लिखना ज़रूरी है। हमने वैक्स को बर्न करा, प्लस हीट दी वैक्स को, कैंडल को। आइए देखते हैं क्या मिलता है। जब कैंडल को बर्न करोगे यानी वैक्स को बर्न करोगे तो मिलेगा पानी यानी वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड HCO2। देखिए वैक्स होती है सॉलिड, वैक्स क्या होती है, सॉलिड, सॉलिड होती है वैक्स। वाटर क्या होता है आप सबको पता, लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आप सबको पता है, गैस। अब ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट था सॉलिड, प्रोडक्ट मिला लिक्विड और गैस, यानी चेंज इन स्टेट हुआ कि नहीं हुआ। भाई रिएक्टेंट था सॉलिड के फॉर्म में, जब रिएक्शन हुई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला एंड प्रोडक्ट हमें कैसा मिला, सॉलिड की जगह लिक्विड मिला या गैस मिला। यानी चेंज इन स्टेट भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। कोई चीज़ सॉलिड की है, अगर उसमें कुछ भी डाल दो तो हो सकता है वो लिक्विड में बदल जाए, गैस में बदल जाए, यानी चेंज इन स्टेट हो जाए। ये ऑब्जर्वेशन बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ जब हम रिएक्शन को देखेंगे तो हम समझेंगे कि भैया ये तो सॉलिड से बदल के लिक्विड गैस हो गया, यानी चेंज इन स्टेट हुआ, यानी ये एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। समझ में आ रही है बातें। पांचों रिएक्शन पांचों खत्म हो गई है। केमिकल इक्वेशन के बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे, बैलेंसिंग भी थोड़ी सी पढ़ेंगे, फिर इस वीडियो को रैप अप करेंगे एक दो क्वेश्चन के साथ। आज खाली बैलेंसिंग सीखेंगे, बैलेंसिंग की ट्रिक नहीं बताऊंगा, बैलेंसिंग का बेसिक समझाऊंगा कि बैलेंस रिएक्शन अनबैलेंस्ड रिएक्शंस होती क्या हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं केमिकल रिएक्शन में। ये सब थ्योरी है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते, थ्योरी समझना ज़रूरी है। लेकिन केमिकल इक्वेशन को जब हम पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन का पार्ट। ओके गाइस, तो अब समय आ गया है केमिकल इक्वेशन की पूरी डिटेल को जानना, पूरे बेसिक को जानना। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये दोनों क्या हैं, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसे भी इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो पार्ट 2 में करेंगे। जितने भी बैलेंस इक्वेशन के, ये जो अनबैलेंस बैलेंसिंग वाले के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना बोर्ड्स में, उसको हम पार्ट 2 अलग वीडियो लाएंगे। मैं कोशिश करूँगा विद इन 12 आवर्स क्वेश्चन पार्ट वाली भी वीडियो भी आ जाए, ताकि आपके जो पूरा टॉपिक है वो एक ही दिन में कवर हो जाए। तो फिलहाल अभी कंसेप्ट की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशन भी। केमिकल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्वेशन क्या सबसे शुरू में इस लेक्चर के पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से ब्रशअप करते हैं सारे कंसेप्ट्स को, फिर से वही लेते हैं। Mg प्लस O2 MgO पढ़ चुके हैं। अब देखो Mg और O2 को मैं यहाँ पे मैग्नीशियम लिख सकता था, यहाँ पे
ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो कहलाती है वर्ल्ड इक्वेशन, हम पढ़ चुके हैं। जब इन चीज़ों को, केमिकल रिएक्शन को मैं फॉर्मूले एंड सिंबल्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर दूं, सारे एलिमेंट्स को उनके फॉर्मूले और सिंबल्स के तौर पे लिख दूं एंड एरो लगा दूं एंड सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस का साइन लगा दूं एंड एक एरो बना दूं जो यह हमें प्रोडक्ट के साइड में डायरेक्शन देती है, वो एरो, ऐसी चीज़ अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? ये है, सिंबल्स एंड फॉर्मूले के तौर पे लिख दिया, एरो का साइन लगा दिया प्रोडक्ट के साइन पे, रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन, प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस का साइन, बन गई एक केमिकल इक्वेशन। सबको पता है इन दो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है एरो के, उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड वाले चीज़ों को कहते हैं प्रोडक्ट्स। बीच में लगता है एक एरो जिसका डायरेक्शन होता है प्रोडक्ट्स की तरफ। रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं, मिक्सचर करते हैं, कोई हरकत करते हैं रिएक्टेंट के साथ, एंड नई चीज़ जो नया सब्सटेंस होता है वो होता है प्रोडक्ट। आया समझ में? अब पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसकी पूरी बारीकी, पूरी डिटेल्स, पूरे कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से जानेंगे तो केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया। अब पढ़ने का टाइम आ गया है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, दोनों चीज़ें। तो बैलेंस्ड की बात करते हैं पहले। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ली Zn प्लस H2SO4, पढ़ चुके हैं ये वाली इक्वेशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले केस में पढ़ी थी, आपको अगर याद आई हो तो। ये बनता है ZnSO4 प्लस H2, ये भी पढ़ चुके हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस, H2 गैस प्रोड्यूस हुई इस रिएक्शन में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ रिएक्टेंट्स का बॉक्स बनाता हूँ मैं, यहाँ पे बनाता हूँ प्रोडक्ट्स का बॉक्स, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्टेंट्स में कितने टाइप के एटम है, कितने टाइप के एटम हैं, कितने टाइप के एलिमेंट हैं। यहाँ देखा जाए, देखो Zn एक एटम है, Zn दिख रहा है, H2 एक एटम है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखो सल्फर एक है, देखो ये H2SO4 कितने टाइप के एटम से बना है, H2SO4, हाइड्रोजन है H2SO4 में, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, तो यानी हाइड्रोजन है और सल्फर है, सल्फर यहाँ लिख देते हैं, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये 4 टाइप के एटम है। अब देखो जितने टाइप ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में है, सीधी सीधी बात है, उतने टाइप ऑफ एटम ही प्रोडक्ट में होंगे। एटम्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं केमिकल रिएक्शन में, मतलब यहाँ जो एटम है वो यहाँ पे भी रहेगा, ऐसा नहीं अगर यहाँ पे Zn है तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, एटम वही रहेंगे, बस एटम का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ये एटम इससे जुड़ जाएगा तो देखो ZnSO4 बन गया, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स चेंज नहीं होते हैं, Zn के एटम प्रोडक्ट में जाके Cl नहीं बन जाएंगे, बस रीअरेंजमेंट टाइप सा हो जाता है, तो एटम्स वही रहेंगे। प्रोडक्ट के साइड में भी ये बात समझ में आई, प्रोडक्ट के साइड में वही चीज़ लिख दो, सल्फर, Zn, हाइड्रोजन। बहुत प्यार से समझना और बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। रिएक्टेंट्स हैं ये, वो प्रोडक्ट्स हैं रिएक्टेंट्स। अब आइए और समझते हैं, Zn के यहाँ पे कितने एटम है, 1, Zn के 1 एटम है, तो Zn का हम लिख दिया रिएक्टेंट साइड पे 1 एटम है। H2SO4 यानी इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, देखो हाइड्रोजन के नीचे 2 है, यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में। सल्फर के 1, तो सल्फर के 1 एटम्स इन रिएक्टेंट्स, ऑक्सीजन के 4 एटम्स। प्रोडक्ट में आइए बात करते हैं, Zn के कितने हैं, 1, Zn के 1, सल्फर के कितने हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। देखो Zn के यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, एंड सल्फर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यानी प्रोडक्ट के जितने एटम है, जितने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में हैं, उतने नंबर ऑफ एटम ही रिएक्टेंट में है। यानी जितना मास यहाँ पे है उतना मास यहाँ पे भी है, जितने नंबर ऑफ एटम वेरियस एलिमेंट्स के यहाँ पे, उतने नंबर ऑफ एटम वेरियस एलिमेंट्स के यहाँ पे भी है। यानी ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड। ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड। समझ में आ रही है बातें, आ रही होंगी। अब पढ़ते हैं अनबैलेंस्ड क्या होती है।
बैलेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझना। अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझ लिया, हाउ टू बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन अलग बात है। समझो तो पहले कि अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। अरे केमिस्ट्री है, थ्योरी ही है सब केमिस्ट्री। इस थ्योरी को अगर प्यार से नहीं समझोगे तो फिर मज़ा नहीं है केमिस्ट्री पढ़ने का। थ्योरी को लिखो, बार बार रिवाइज करो, थ्योरी को रटना मत, थ्योरी को समझो, उसको बार बार रिवाइज करो, नोट्स बनाओ प्यारे से। तो अब हम पढ़ते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, अनबैलेंस्ड, बैलेंस नहीं है, वही इक्वेशन नहीं लेते हैं, एक दूसरी लेते हैं जो अनबैलेंस्ड है। लेते हैं बहुत प्यारी इक्वेशन, सबको पता है, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देती है, H2O, यानी पानी, वाटर, H2O। वही चीज़ फिर से लिखेंगे, रिएक्टेंट्स का बक्सा इधर बनाएंगे, प्रोडक्ट्स का बक्सा इधर बनाएंगे। रिएक्टेंट पे कितने नंबर ऑफ आइटम है, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। हाइड्रोजन है एक, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी वही होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यानी 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, गड़बड़ हो गई। अरे मैंने बोला कि एटम वही रहेंगे। अगर यहाँ 2 एटम है तो यहाँ पे भी 2 एटम होने चाहिए। एटम कहीं नहीं जाते हैं, बस रीअरेंजमेंट हो जाता है। यानी इन्होंने तो भाई एक एटम डिस्ट्रॉय कर दिया, खाली एक ही एटम बचा यहाँ पे। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। यानी इन्होंने कैसे एक एटम डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे खाली एक ही बचा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तभी तो यहाँ का मास सेम होगा। भाई जब यहाँ के नंबर ऑफ एटम यहाँ के नंबर ऑफ एटम से बराबर होंगे, तभी तो यहाँ का मास यहाँ के मास से इक्वल होगा, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा। तो यानी यहाँ पे भी हमें कितने करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के एटम, यहाँ पे भी किसी प्रकार 2 ऑक्सीजन के एटम अगर हो जाए तब ये बैलेंस हो जाएगी, यहाँ का मास यहाँ के मास से इक्वल हो जाएगा, तब ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस कहलाएगी। तो भाई अनबैलेंस इक्वेशन कुछ नहीं होती, कोई चीज़ नहीं अनबैलेंस। अनबैलेंस बस आपको पेपर में दिया है, आपको उसे बैलेंस करना पड़ता है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इस दुनिया में कोई होती ही नहीं है, हमें उसे बैलेंस करना ही पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि नंबर ऑफ एटम दोनों साइड, यानी मास दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो आपको इस लेक्चर से लास्ट में ये तो समझ में आ गया कि अनबैलेंस इक्वेशन कुछ नहीं होती, हमें उसे बैलेंस करना ही पड़ता है। कैसे बैलेंस करते हैं वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, कैसे एक क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है ये, बैलेंसिंग वाला पार्ट बहुत बारीकी से समझना है, एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बैलेंसिंग से, तो वो क्वेश्चंस भी करने। तो पार्ट 2 में क्या रहेगा आप समझिए। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, एंड बोर्ड में आए वैरायटी ऑफ 10-20 क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया जो बोर्ड में आए बैलेंसिंग के ऊपर, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 पूरा थियोरेटिकल था, पार्ट 2 पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर बेस्ड होगा। तो इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। समझ में आया, अनबैलेंस को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस कैसे करना है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में भी है, हर जगह है, आप आओ इंस्टाग्राम पे। पर्सनली ये सारी चीज़ें पर्सनली भी मिल सकती हैं, यहाँ पे तो मिल ही रही हैं, ये मैं हमेशा बताते रहा हूँ। अनुराग एजुकेशनल अकेडमी के साथ जुड़े रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, स्टे ट्यून्ड विद अस। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।